हेलो स्टूडेंट, आप सबका विद्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का सबसे पहला चैप्टर लेके आए हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति और बहुपद, ये इसमें से क्वेश्चन आपको, तो आज हमने सबसे पहला लेसन स्टार्ट किया हुआ है। चूँकि आज इस लेसन का पहला वीडियो है तो बेसिक जानकारी लेके चलते हैं, उसके बाद जितने बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं सब करवाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, हम जितनी भी संख्याएं जानते होंगे, जैसे आपने पढ़ा है परमेय, अपरमेय, भाज्य और पूर्णांक, पूर्ण, वास्तविक, सब पढ़ा हुआ है ना। ये जितनी संख्याएं हम पढ़ते हैं सब, मतलब ऐसे कह लो, संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर हम वास्तविक संख्या को अगर हम बांटें तो इनके दो पार्ट होते हैं। अगर हम इनका विभाजन करें, एक बार टेबल बना के मैं आपको दिखाता हूं। तो पहला आपका हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे परमेय लिख लेते हैं क्योंकि इधर स्पेस ज़्यादा रहेगा। तो पहला हमने पढ़ लिया परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है आपका? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर दिए। पहला किस डिवाइड में? परिमेय संख्या, और दूसरे में अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम इस रूप में नहीं लिख सकते तो वह अपरिमेय है, और जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वह क्या हो गया? परिमेय हो गया। तो जैसे अपरिमेय को क्या क्या लिख सकते हैं? रूट में 2, रूट में 3, रूट में 7, या फिर 1.007 ... ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं, 7 के बाद 8, फिर 0, फिर ... ऐसे। ये सब कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। परिमेय क्या होती हैं? देखिए, परिमेय संख्या के एग्जाम्पल क्या हो सकता है? -3, 0, 1/2, -11/2 ... ऐसे नंबर अपरिमेय संख्या कहलाता है। आपको पता है ना, परिमेय अपरिमेय, ठीक है। वो पढ़ना भी हम लोग को है, और उसमें से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे √2 सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है। वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल आने वाले हैं, ठीक ना। अभी आपका परिमेय हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, परिमेय संख्याओं को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। अब देखिए, अब ये देखिए, अपरिमेय नहीं बटेगा, परिमेय बटेगा दो भाग में, ठीक है। दो भाग में, एक हो जाएगा आपका पूर्णांक और एक हो जाएगा अपूर्णांक। अपूर्णांक कौन कौन भाग होगा भाई? एक हो गया आपका पूर्णांक संख्या, ठीक है, और एक क्या हो गया? अपूर्णांक संख्या हो गया। तो पूर्णांक अपूर्णांक में क्या अंतर होता है? देखिए, पूर्णांक संख्या जो होती है वह सभी परिमेय होती है, जैसे -2, 0, 1 ऐसे हो गया। और अपूर्णांक में ऐसे, जैसे 3/11, देखिए ऐसे 6/9, 5/3, मतलब ये एक दूसरे को काट के ऐसे ना बन पाए, ये ऐसे ना बन पाए, ठीक है। ये लोग पूर्णांक होते हैं और ये क्या होते हैं? अपूर्णांक होते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ध्यान से आप देखते रहिए, मैं इसलिए हट जा रहा हूं ताकि आपको बार बार अगर नोट्स बना रहे हो तो आप उसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अपूर्णांक को दो भाग में बांटा जाएगा, एक पूर्ण संख्या और एक ऋणात्मक पूर्ण संख्या। पूर्णांक दो भाग में बटेगा, एक होगा आपका पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, देखो, पूर्ण संख्या पूरी पॉजिटिव होती है, ठीक है, जिसको हम 0 से लेकर स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? 0 से स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्या को। जैसे अगर लिखा जाए पूर्ण संख्या एग्जाम्पल, तो 0, 1, 2, 3, 4 ... ऐसे कर लिया। ये क्या हो जाते हैं? आपके पूर्ण संख्या। दूसरा जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको बोलते हैं। पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होता, और यहीं पे दूसरा हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। एक मिनट देख लिया जाए, दिख रहा है कि नहीं आपको। अब देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक कैसे होते हैं? पूर्ण संख्या ही रहेगी लेकिन सब ऋण में रहेगी। -3 लिख लिया, -2 लिख लिया, -1 लिख लिया, ... माइनस में चले गए, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब देखिए, अब इसके आगे अगर बढ़ा जाए तो जो पूर्ण संख्या है वह दो प्रकार से आती है, ठीक है। मान लो इधर बढ़ लिया, माइनस है, इधर तो हमें इधर नहीं जाना है, एक तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इधर -1, -2, -3 इधर ही सब ऋणात्मक में आ जाएंगे, ठीक। अब पूर्ण संख्या दो भागों में बटी होती है,
एक देखिए ये जो होता है शून्य, और शून्य के बाद जो संख्या बच गई वो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब शून्य में 0 आ गया, प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गए प्राकृतिक संख्या। तो ये देखिए वास्तविक संख्या का आपको पूरा नॉलेज हमने बता दिया कि वास्तविक संख्याएं, देखिए वास्तविक संख्याएं अपरिमेय परिमेय, परिमेय 2 भागों में बंटता है, पूर्णांक अपूर्णांक, पूर्णांक 2 भागों में बंटता है, पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या 2 भागों में बंट गया, शून्य और प्राकृतिक संख्या। ये वास्तविक संख्याओं का पूरा चार्ट है, बस इसी के सहारे हम इस बहुपद को और वास्तविक संख्याओं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, इधर हमने पूरा नोट्स बना दिया है, देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, एक एक करके इसको समझाया जाएगा। करते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 1 से और खुद से या खुद की संख्या से कटे। ठीक है, खुद की संख्या से क्या कर जाए, कट जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखा जाए अभाज्य संख्या का, तो अभाज्य संख्या में क्या हो गया, 5 हो गया, 3 हो गए, 7 हो गए, 11 हो गए डॉट डॉट। अब सबसे छोटी देखिए जो 2 को हमने रोका हुआ है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के साथ साथ यह सम अभाज्य संख्या भी है, सम अभाज्य संख्या भी है। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, कैसी, सम अभाज्य संख्या। आपसे हमने पूछा जाता है कि सम अभाज्य, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो वो कौन होता है, 2 होता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वह संख्या है जो एक और खुद से क्या हो जाती हूँ, विभाजित हो जाती हूँ, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब इनके अलावा और कोई ना काट पाए, मतलब कहने का ये है कि एक और खुद के अलावा और कोई इन्हें ना काट पाए। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, एक से कटे और खुद की संख्या से कट जाएं। जैसे देखिए 5 है, ये 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, इनके अलावा और कोई नहीं काट सकता। ठीक है, 3 है तो 1 से कटेंगे, 3 से कटेंगे, 7 है तो 1 और 7, 11 है तो 1 और 11। तो अभाज्य संख्या क्या होगी, वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटती हो, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पे। दूसरा टॉपिक हम लोग का ये हो गया आपका भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वे संख्याएं जो एक और अपने के अलावा, मतलब खुद के अलावा और संख्याओं से भी कट जाती हों, उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं, तो मान लिया हमने 9 ले लिया एग्जांपल में, तो 9 किससे डिवाइड होगा, 1 से, 3 से और खुद से। ठीक है, मान लो हमने ले लिया 10 ले लिया, 10 किससे डिवाइड होंगे, 2 से, 5 से और 10 से, और 1 से तो सारे नंबर ही डिवाइड हो जाते हैं, पता है ना। तो ऐसी संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा और भी संख्याओं से कट जाती हैं, उन्हें कौन संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब चलिए तीसरा समझ लेते हैं। तीसरा क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं, देखिए वे गुणनखंड जो अभाज्य संख्याओं से कटते हों, उन्हें क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जैसे अगर मान लिया हमने ले लिया 120, ठीक है, तो अभाज्य संख्या पहले किसको किसको बोलेंगे, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। इनके अलावा हम इस संख्या को और किसी से ना काटें तो वह अभाज्य गुणन। जैसे ये तो 5 से भी कटेगा तो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, लेकिन हम 4 6 से नहीं काट सकते क्योंकि 4 और 6 जो अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याओं का ही उपयोग किया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, अभाज्य संख्याओं का कोई क्रम फिक्स नहीं होता। जैसे कुछ लोग कहते हैं पहले 2 से कट करिए, फिर 3 से, फिर 5, ऐसी कोई बात नहीं है। आप 5 से भी कट कर सकते हैं, 3 से भी, 2 से, हाँ, लेकिन एक सीक्वेंस बना दिया गया है कि सबसे पहले हम छोटी संख्याओं से काटना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ी संख्याएं आती रहती हैं। ठीक है, तो हम भी वही सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले छोटी संख्याओं से काटते हैं। 2 से कट कर दिया 60, 2 से कट कर दिया 30, 2 से कट किया 15, अब 2 से नहीं कट होगा तो 3 आ जाएगा, 5 और ये 5। ठीक, तो उसके बाद आंसर कैसे लिखेंगे, 120 का अभाज्य गुणनखंड,
गुणनखंड। तो अब देखो कैसे लिखा जाए गुणनखंड। 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3 लिख दीजिए, इनटू 3 कितने बार है, 1 बार, और ये 5। ऐसे आपने लिख दिया। 120 का क्या लिख दिया, अभाज्य गुणनखंड लिख दिया। ठीक ना। अब अगला टॉपिक हम लोग का आ गया लस और मस। अब उसको देख लेते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं कि मस व लस कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है। मस का मतलब क्या हो गया, महत्तम समापवर्त, और लस का क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो अगर मान लेते हमने क्वेश्चन ले लिया, छोटा सा लेते हैं क्वेश्चन कि 24 ले लिया और 36 ले लिया। ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, लस निकालिए व मस निकालिए। ठीक है। अब लस कैसे निकलेगा, देखिए लस निकालने, अभी देखिए हम लोग जूनियर कक्षाओं में लस को अगर निकालना होता तो ऐसे करके एक साथ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। ऐसे आपका क्या निकल जाएगा, लस निकल जाएगा, इसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं आप। ठीक। मस आपने पढ़ा होगा भाग विधि से, मतलब ऐसे भाग करेंगे ऐसे करके इस प्रकार से। ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि से करना, तो भाग विधि को अभी इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है। ये 2 विधियों से आप, इससे मस निकलता है और इससे लस निकलता है। लेकिन हमें कोई एक कॉमन मेथड लाना है गुणनखंड विधि। उस गुणनखंड विधि से हमें लस भी निकाल लेना है और मस भी निकाल लेना है। तो वो कैसे किया जाएगा, अब यहाँ पे आप देखिए, पहले आपको 24 का गुणनखंड कर देना है और 36 का गुणनखंड कर देना है। तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिके 24, तो 2 दूना 4 3 12 12 3 36। ठीक है। ये देखिए दोनों का गुणनखंड हो गया। सबसे पहले हम मस निकालते हैं, क्योंकि मस बहुत सिंपल होता है निकालना मस। तो मस में क्या देखा जाता है कि जो कॉमन है, जो दोनों में आपको दिख रहा हो, ऐसे ये यहाँ पे दिख रहा है और ये यहाँ पे दिख रहा है, ये वैल्यू आप लिख देंगे 2 × 2 × 3, 2 3 4 3 12, यानी क्या आंसर आ गया, 12 आ गया। अब इसी से अगर हमें लस निकालना हुआ, लस, अब देखिए लस में आपको ध्यान देना होगा, दोनों का अंतर आपको समझना होगा। मस में क्या था कि जो कॉमन थी, ठीक है, जो वैल्यू कॉमन दिख रही थी उसको दोनों में से मिला के लिख लिया। अब अगर हम लस निकाल रहे हैं, लस में ये देखना होता है कि कौन सा नंबर किसमें ज़्यादा बार आया। देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, और यहाँ 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो जो ज़्यादा है उसको हम लिखेंगे। ठीक है। तो कैसे लिख लिया जाए इसको कि 2 3 बार है, यहाँ 2 बार है, 3 बार वाला ज़्यादा लिख लो, 2 × 2 × 2। ठीक है। यहाँ पे 3 देखिए 1 बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो जो ज़्यादा है उसी को लिख दिया जाए। अब इसी का हमें क्या कर देना होगा, × कर देंगे और आंसर आ जाएंगे। 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिके 24, फिर 24 में गुणे 3 कर लेंगे, तो 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 7, 72। ठीक ना। तो ये देखिए आपका लस और मस एक ही क्वेश्चन में बन के आ गया। ठीक ना। अब देखिए इसी मेथड से अगर आपको एग्जाम में आते हैं एक क्वेश्चन की इसका लस और मस निकालिए, तो आप इसी मेथड से क्या कर दीजिएगा, निकाल लीजिएगा। हाँ, अगर आपको डाउट होता है तो आप जैसे पुराना मेथड जानते थे कि लस निकालना है तो दोनों को हम एक साथ करके ऐसे, तो भी सही है आपका, और मस निकालना है तो हमने भाग वाला पढ़ा हुआ था उससे निकाल देंगे तो भी सही है। क्योंकि आपको आंसर लाना है तो आप अपनी विधि से कर सकते हैं और दोनों ही मेथड सही होते हैं। गलत नहीं है कि ये तो हमने पहले पढ़ा था, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, ये मेथड ऐसा है कि एक ही साथ में दोनों वैल्यू निकल जाते हैं, इसलिए हम लोग ये ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हमें कम समय में दोनों काम हो जाए। ठीक है। तो हमने लसा मसा पढ़ लिया। अब आते हैं परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, शांत और अशांत। ये भी 4 टॉपिक बचे हैं, इसको भी पढ़ लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले परमेय संख्या को देखिए। परमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि वे संख्या है जिससे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में लिख देना और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसी संख्याओं क्या कहते हैं, परमेय संख्या। देखो परमेय संख्या आपका 0 भी क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है। 0
हर में नहीं आना चाहिए, अंश में आ जाएगा चलेगा, ठीक है। ये 0 आपका परमेय संख्या हो गया। 3 भी क्या है, परमेय संख्या है। 5/2 क्या है, परमेय संख्या। 11/3 परमेय, 17/2 परमेय, समथिंग ये जितने वैल्यू हम लिख रहे हैं ये सब क्या लिख रहे हैं, परमेय संख्याओं को लिख रहे हैं। यानी कि जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी क्या होती हैं, परमेय संख्या होती हैं। अपरमेय संख्या क्या होती हैं, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में ना लिख पाएं, q किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो वो सब क्या हो जाती हैं, अपरमेय संख्याएं। पहला अपरमेय संख्या जो रूट के बाहर भी ना निकले, एक तरीके से रूट में है, ये 2 हैं, ये सब अपरमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं, ये सब अपरमेय संख्या के हैं, ठीक है। अब 1/0 भी लिख दिया तो ये भी क्या है, अपरमेय संख्या ही है, ठीक है। तो यह परमेय और अपरमेय, तो बस आपको इतना बताना है कि जो p/q के फॉर्म में ना हो वह क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, और जो p/q के फॉर्म में होता है वो क्या हो, परमेय संख्या हो। चलिए 2 हो गया। और लास्ट का हम लोग का 2 टॉपिक बचा है, शांत और अशांत। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं शांत और अशांत पे, इसको ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा, बता दें इसको भी। अब देखिए पहले हमें पढ़ना है शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत का क्या मतलब होता है और अशांत का क्या मतलब होता है। जैसे शांत में अगर हमने लिख दिया कि 5/2 ऐसे कर लिया, तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें 5 में, 2 दूना 4 हो गया, 1.0 2 25 10। देखिए इसका जो शेषफल है वह क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देख लिया। अशांत में मान लो हमने 5/3 लिख दिया, तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 एकम 3, 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 छक 18 हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, फिर 3 छक 18 हो गया, फिर यहाँ 2। अब देखिए ये कटेगा ही नहीं, तो जिसका शेषफल 0 नहीं आता है वह अशांत में होता है, और जिसका शेषफल 0 आ जाता है वो कहाँ होता है, शांत में। पहले तो ये आप सीख लीजिए भाई, शांत किसे कहेंगे, जिसका डिवाइड करने पे भाग करने पे शेषफल 0 आ जाएगा उसे शांत कहेंगे, और जिसका शेषफल 0 ना आए, बार बार नंबर दोहराता जा रहा है, वो कभी किल्ड ही ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। क्या नाम दिया जाता है, अशांत आवर्ती, ठीक। अब एक इसका दूसरा तरीका ये भी है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर शांत है तो उसके हर में देखिए या तो 2 होगा या तो 5 होगा। अगर जिसके हर में 2 और 5 दिखते हैं तो वो शांत है, और इनका फार्मूला ऐसे होता है या हर का वैल्यू कि 2 के पावर m और 5 के पावर m इस रूप का होना चाहिए। मीन्स केवल गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, नीचे क्या हो, हर का गुणनखंड केवल 2 और 5 के रूप में हो, नीचे केवल 2 और 5 आए, या तो 2 या तो 5 या तो यही दोनों आए, इनके अलावा और कोई ना आए, वो क्या होता है, शांत होता है। अब इनके अलावा और कोई इसमें आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया 5 × 5 लिख देंगे तब तो शांत हो जाएगा, तो ये नहीं लिखना है। 5 × 7 लिख दिया, 5 अपॉन में क्या लिख दिया हमने, इसको मान लेते हैं 9 लिख दिया, ठीक। ये सब देखिए इनका हर जो है 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा, इनके अलग अलग आएंगे। अगर इस फॉर्म में आ जाता है, याद रखिएगा कि शांत अगर हर आप ब्रेक गुणनखंड कर देना 2 और 5 के रूप में अगर आपको दिखता है, m का मतलब 2 बहुत बार हो सकता है, उसका पावर है, n का मतलब 5 बहुत बार हो सकता है, उसका पावर है। इस फॉर्म में होगा तो शांत, अगर इस फॉर्म में नहीं हो गया तो क्या हो गया, अशांत हो गया। तो ये आज हम लोग जो पढ़े हैं वास्तविक संख्याओं का जितनी भी बेसिक जानकारी थी ये आज हम दे दिए हैं, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और एग्जाम में कैसे लिखना है, और कितने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो ऑप्शनल में आते हैं या 2 नंबर में या फिर बड़े में आते हैं। बस यही हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और तैयारी करना है। तो आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।